स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। तो आज हम आपके सामने रोटेशनल डायनामिक्स का थर्ड लेक्चर लेके आए हैं। अब इस थर्ड लेक्चर में हम देखने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऑलरेडी मैंने आपको सर्कुलर मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, इसके बारे में हो चुका डिस्कशन। अब आपके सामने आया है एप्लीकेशंस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बेसिकली आपके टेक्स्टों में 4 एप्लीकेशंस हैं। अब आज मैं आपके लिए 2 एप्लीकेशन ला रहा हूं। तो लेट्स सी द फर्स्ट एप्लीकेशन, व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड। ये पहला एप्लीकेशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। ये हेडिंग क्या बोल रहा है? ये हेडिंग ये बोल रहा है कि अगर एक व्हीकल एक सर्कुलर रोड पे जाएगा तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो फॉर्मूला है वो उस पर कैसे अप्लाई होता है। अब ये हॉरिजॉन्टल रोड है, मतलब स्ट्रेट है। एक दूसरे तरह का रोड है जब हम आगे एप्लीकेशन देखेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं बैंकिंग। बैंकिंग में क्या होता है, हम लोग रोड को है ना ग्राउंड से थोड़ा उठा देते हैं। जैसे आपने देखा होगा जहाँ रेसिंग कार्स होती है तो वहाँ पे रोड है ना थोड़ा उठा हुआ होता है, दैट इज बैंकिंग। तो वो एक अलग ही एप्लीकेशन हो जाता है। इस एप्लीकेशन में क्लियरली मेंशन किया है कि हॉरिजॉन्टल है, मतलब रोड एकदम स्ट्रेट है, उसमें कोई भी एलिवेशन नहीं है, उठा हुआ नहीं है ग्राउंड से, एकदम सीधा रोड है और सर्कुलर है ऐसा। तो सीधे जाके सर्कुलर होगा। तो इसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का इसमें कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो हमने अभी तक सीखा है। तो देखिए, यह आपके सामने एक सर्कुलर रोड। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक छोटा सा डायग्राम बना दिया कार का। ये आपका सर्कुलर जो रोड है उसका सपोज ये सेंटर है C और ये उसका रेडियस R है। ये सर टॉप व्यू से दिखाया। अभी मैं आपको, जब फिजिक्स में है ना, फिजिक्स में इसकी जरूरत नहीं है, तो सिर्फ बताने के लिए फिजिक्स में हम लोग एक वर्टिकल सेक्शन लेते हैं, इसका एक वर्टिकल सेक्शन। तो ये आपकी गाड़ी है, ये इस सर्कुलर रोड का जो सेंटर है वो पॉइंट C है। अब हमने रेडियस लिया, ध्यान दीजिएगा जो रेडियस लिया है ना, वो जो बॉडी है, ये जो कार है, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ मास के वहां से लिया हुआ है। तो ये उसका रेडियस है, क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि कार एक पॉइंट है, पार्टिकल। ये अजम्पशन है। कार तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम लोग अज्यूम करते हैं कि इट इज अ पार्टिकल। अब ये पार्टिकल अज्यूम करने का भी एक कारण है कि हम लोग ये समझते हैं कि पूरे बॉडी का जो मास होता है एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। तो हम उस पॉइंट को ही कंसिडर करते हैं जब हम लोग फिजिक्स अप्लाई करते हैं किसी भी बॉडी विच इज इन मोशन या कोई भी फोर्स अप्लाई करना। तो ये आपका कार है या गाड़ी है, उसका सर्कुलर रोड के सेंटर से डिस्टेंस r है। सपोज इस बॉडी का मास m है, मास m है। तो अब हम जानना चाहेंगे कि ये जब गाड़ी मूव कर रही है अलोंग द सर्कुलर रोड, तो इस पे कौन कौन से फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। तो देखिएगा ध्यान से, सबसे पहला जो फोर्स इस पे अप्लाई होगा वो उसका वेट होगा, बॉडी का वेट mg। ये जो वेट अप्लाई होगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगा। बड़ा सिंपल है समझना, हम जानते हैं वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स होता है। दूसरा, जो बॉडी सरफेस पे अपना जो वेट अप्लाई कर रही है, तो सरफेस उसको ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, जिसको हम बहुत नॉर्मली, जिसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन n, या सिर्फ रिएक्शन ही बोल सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन जो वर्टिकली अपवर्ड्स है। तो ये आपका नॉर्मल रिएक्शन जो फोर्स है ये वर्टिकली अपवर्ड्स एक्ट कर रहा है। अब एक और फोर्स एक्ट कर रहा है, ये जो आपका कार का टायर और ये सरफेस है रोड का, उसके बीच में एक फोर्स एक्ट कर रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ये इसके बारे में मैंने आपको बताया था जब सेंट्रीपिटल के बारे में डिस्कशन होता है। तो दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स। अब S क्यों लिखा मैंने, बिकॉज इट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। ये S जो है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। देखिए, फ्रिक्शन 3 तरह के होते हैं, आप जानते होंगे। एक होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन और तीसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन। सर्कुलर रोड पे जब कार घूम रही होती है तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही वो फ्रिक्शन होता है जो उस कार का सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स, वो मैंने बताया था कि कोई भी बॉडी को अगर सर्कुलर पाथ में मूव करना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जरूरत है। तो यहाँ पे कार के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक ही क्यों है, क्योंकि स्टैटिक की वजह से ये गाड़ी आपकी स्किड या स्लिप नहीं होती है।
इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे लेना जरूरी है। तो यह हो गया आपका स्टैटिक फ्रिक्शन जो टुवर्ड्स द सेंटर है, बॉडी का वेट डाउनवर्ड्स है और नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड्स है। अब हम जानते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन और वेट तो बैलेंस कर रहा है क्योंकि बॉडी वर्टिकल मोशन में तो है नहीं, तो आप बोल सकते हैं कि N इज इक्वल टू mg, ये आपका एक इक्वेशन हो सकता है। दूसरा आपका ये जो Fs है विच इज योर फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्मूला देखा था r ओमेगा स्क्वायर और एक दूसरा फॉर्मूला है mv स्क्वायर बाय r, ठीक है, ये दो फॉर्मूला है। अब हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं, हम लोग ऐसा लिखते हैं Fs अपॉन m इज इक्वल टू, Fs अपॉन m करेंगे तो ये दोनों डिवाइड होगा टर्म, अब जब डिवाइड होगा तो m और m कट जाएगा, तो आप लिख सकते हैं r ओमेगा स्क्वायर बाय g, या अगर इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाय rg। ये हमने डिवाइड किया, ये आपका सेकेंड है, ठीक है। तो ये फर्स्ट बैलेंसिंग है और ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है विच इज बैलेंसिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो डिवाइड किया तो हमको ये रिलेशन आ गया। अब इसमें आपका जो नॉर्मल रिएक्शन, वेट, मास, ये सब तो कांस्टेंट है। एक जो जब आप गाड़ी चला रहे तो सब चीज कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है, सब कुछ एक्सेप्ट वन थिंग, और वो आपका स्पीड है। आप किस स्पीड से गाड़ी चला रहे वही चेंज हो रहा है, फास्ट चला रहे, स्लो चला रहे। तो अगर आप स्पीड बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाएंगे क्या होगा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा। ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो भी बढ़ेगा क्योंकि उसको आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करना है, लेकिन इसका एक लिमिट है। स्टैटिक फ्रिक्शन एकदम इनफाइनाइट तक नहीं बढ़ सकता, उसका भी एक लिमिट है। तो वो जो लिमिट है जिसको हम लोग बोल सकते हैं Fs मैक्स, मैक्सिमम कितना हो सकता है, उसका फॉर्मूला है μs into n। μs क्या है, μs है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये लास्ट ईयर हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, rn तो ये नॉर्मल है, ये मैक्सिमम जा सकता है, इससे ज्यादा आप नहीं जा सकते। मतलब Fs मैक्सिमम अपॉन n इज इक्वल टू μs। अभी Fs अपॉन n, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, क्या यहां से लिख सकते हैं, V max स्क्वायर अपॉन Rg। तो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा V max स्क्वायर इज इक्वल टू μs इंटू Rg, या V max इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ μs इंटू Rg। अब देखिए ये फॉर्मूला है भाई, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है जिससे आप ये गाड़ी चला सकते हैं, वेरी सिंपल। अगर आप किसी सर्कुलर रोड पे जा रहे, बहुत बार रोड पे ना स्पीड लिमिट लिखा रहता है, सर्कुलर रोड होगा या घाट एरिया होगा, वहां लिखा रहता है कि इतना ही स्पीड होना चाहिए, वो ये फॉर्मूला से पता चलता है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, रेडियस ऑफ द पाथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू द मास पे डिपेंड नहीं करता, वो ट्रक हो कि कार हो कि मारुति हो, कोई भी गाड़ी हो, ये मैक्सिमम स्पीड है। इस मैक्सिमम स्पीड को आप क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इस मैक्सिमम स्पीड को क्रॉस करेंगे तो आपकी गाड़ी स्किड हो जाएगी। तो ये वो मैक्सिमम स्पीड है जो सर्कुलर रोड पे हमको फॉलो करना पड़ता है। तो एक तरह का एक डेरिवेशन हो गया कि क्या मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए जब एक कार एक सर्कुलर रोड पे टर्न ले रही है, तो ये उसकी मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए। तो आई होप ये आपको पार्ट समझ में आया, ये आपका पहला एप्लीकेशन है। अभी इसमें एक तो क्वेरी हो सकती है, अब वो क्या क्वेरी हो सकती है कि भाई सर जो टॉपल, कभी कभी आपने सुना होगा कि गाड़ी टॉपल हो जाती है। जनरली जो भारी भारी गाड़ियां होती है ना, वो सर्कुलर रोड पे टॉपल हो जाती है। वो क्यों होती है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ, वो होती क्यों है। अब ये देखिए आपका कार है, सपोज अभी डायग्राम तो मैं ऐसे जरा बना रहा हूँ। अब देखिए आपकी कार है, अब आपकी कार है सर्कुलर रोड पे, वर्टिकल सेक्शन है, इसका जो वेट है mg नीचे की तरफ एक्ट करेगा, है कि फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे एक्ट करेगा। और
इस टायर का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर एक्ट करेगा। अब ये ऐसा ही है। अब देखिए होता कि हम लोग तो इसको पार्टिकल समझते हैं, लेकिन कार में तो 4 टायर होता है कि नहीं। अब ये इनर है, सर्कुलर पाथ है, ये आपका सर्कुलर पाथ है पूरा, यहाँ पे सेंटर सी है ना। तो क्या होता है, हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था मोमेंट ऑफ फोर्स, कपल, टॉर्क, याद करिए। अभी इस जगह से ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, ये इसको घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है कि नहीं। और ये जो यहाँ से सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन उसको काउंटर बैलेंस करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये बात समझिए। अब क्या होता है कि अगर आपकी स्पीड बढ़ जाती है, अगर आपकी स्पीड बढ़ती है, तो ये जो होता है, ये जो टॉर्क क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल, दैट इज योर टॉपलिंग टॉर्क, ये गाड़ी को उठाने की कोशिश करता है। और ये जो रिएक्शन फोर्स है उसको काउंटर बैलेंस करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर ये जो टॉपलिंग टॉर्क है, ये जो ऐसा घुमा रहा है, अगर ये ज्यादा हो गया तो आपकी गाड़ी यहाँ से उठ जाएगी इस पॉइंट से, मतलब अंदर वाले इनर पार्ट से, इनर जो इनर व्हील्स है ना आपकी, अंदर का सेंटर की तरफ, वो वाला व्हील आपका उठ जाएगा और आपकी गाड़ी टॉपल हो जाएगी। तो ये कारण है टॉपल होने का। और जनरली तभी होता है जब हेवी गाड़ियां होती है ना, बड़ी बड़ी, आजकल एसयूवी है और ये ट्रक्स है, इनका जो छोटी छोटी कार है उनमें टॉपलिंग होना बहुत डिफिकल्ट है, उसमें नहीं होता। ये आपका एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो टेक्स्ट में दिया उसके बारे में मैंने आपको बताया, डिस्कस किया। एक और क्वेश्चन है और वो साइकिल के बारे में, कि अगर कोई साइकिलिस्ट हो और उसको सर्कुलर रोड पे जाना हो तो क्या करेगा। तो वो टॉपलिंग से अपने आप को बचा सकता है, उसके लिए क्या करना चाहिए, ध्यान से देखिए। तो ये भी डायग्राम मैं ऐसे ही बना रहा हूं रैंडम। तो इसमें क्या है कि एक साइकिलिस्ट जो है अभी देखिए, ये जो साइकिलिस्ट है ये आपका स्ट्रेट रोड है, सीधा चला रहा है। अगर सर्कुलर रोड पे उसको फास्ट चलाना है तो क्या करना पड़ेगा, वो यहां देखिए क्या करना पड़ेगा उसको। यहां पे फ्रिक्शन है Fs, ठीक है, नहीं उस तरफ है फ्रिक्शनल फोर्स, सेंटर उस तरफ है, सॉरी सेंटर हम लोग उस तरफ ले रहे हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स ये एक्ट करेगा। यहाँ पे टायर जहाँ पे टच करता है ना, उसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। अब उसको करना क्या, आप लोगों ने कभी देखा होगा जहाँ पे साइकिलिंग रेसिंग होती है ना, साइकिलिंग या मोटर बाइक का भी आप देखिएगा, जब वो लोग टर्न लेते तो अपनी बॉडी को टिल्ट करते, लीन करते, सीधा नहीं रहते, पूरा बाइक तो पूरा टिल्ट हो जाता है। और साइकिलिस्ट का भी देखिए, जो रेसिंग होता है ना माउंटेन्स में, सब वो लोग अपने आप को टिल्ट कर देते हैं, तो उनको अपने आप को टिल्ट करना पड़ता है। अब सपोज जो टिल्ट का कोई एंगल होगा, लेट्स से कुछ एंगल है इधर थीटा, तो यहाँ पे वो एंगल थीटा हो जाएगा। तो ये आपका Fs है, ये Fs और ये भी Fs है, और ये आपका नॉर्मल रिएक्शन है। सो tan थीटा इज इक्वल टू Fs अपॉन n। मतलब कितने एंगल से वो अपने आप को टिल्ट करे कि वो टॉपल ना हो, वो साइकिलिस्ट टॉपल ना हो, गिरे नहीं, उसके लिए उसको अपने आप को टिल्ट करना पड़ेगा। तो टिल्ट एंगल थीटा को मैंने अल्टरनेट एंगल से ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट लिया, Fs अपॉन n। Fs अपॉन n जो है वो μs है, लेकिन μs का जो वैल्यू है, μs अगर आप देखें तो यहाँ पे v अपॉन v स्क्वायर अपॉन r है, वो तो मैक्सिमम था, तो दिस इज v स्क्वायर अपॉन r। तो v इज इक्वल टू रूट ऑफ rg tan थीटा। ये किसके लिए भाई फॉर्मूला, ये साइकिलिस्ट के लिए और मोटर बाइक वाले के लिए, ये कार वाले के लिए नहीं है, दिस इज नॉट फॉर कार। ये साइकिलिस्ट जो साइकिल चला रहा है या बाइक वाला, जब वो लोग किसी सर्कुलर रोड पे जा रहे हो तो उनको क्या करने का, अपने आप को इस एंगल से टिल्ट करने का, उस तरफ सर्कुलर पाथ की तरफ, जो सर्कल का सेंटर है उस तरफ अपने आप को टिल्ट कर देने का। जैसे इसने अपने आप को टिल्ट कर दिया साइकिल को, वैसे बाइक वाले को भी टिल्ट करने का, जहाँ पे सर्कुलर सेंटर, सर्कल का जो सेंटर उस तरफ टिल्ट करने का, अंदर की साइड। और कितने एंगल से, थीटा से। जो जितने एंगल से टिल्ट करेंगे वो अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं उनके टिल्टिंग पे। आप देखिएगा बहुत बार बाइक वाले तो पूरा का पूरा उनका पैर जमीन को टच कर जाता है जब वो टिल्ट करते, तो जितना वो टिल्ट करेंगे उतना स्पीड बढ़ा सकते हैं वो अपना, ये बेनिफिट है।
क्योंकि वो टिल्टिंग क्या करता है, वो बैलेंस कर देता है, टॉपलिंग टॉर्क होता है ना, स्किड करने वाला टॉर्क उसको बैलेंस कर देता है, वो ये बेनिफिट है थीटा का। तो एक क्वेश्चन एक्चुअली आपके टेक्स्ट में कि भाई एक साइक्लिस्ट को अपना एंगल कितने से टिल्ट करने का जिससे वो सर्कुलर पाथ पे आराम से चला सके, तो ये उसका एक्सप्लेनेशन है। आई होप आपको ये पहला पार्ट समझ में आया। तो पहले पार्ट में मैंने आपको पहला एप्लीकेशन बताया है, व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। अभी हम लोग इसके बाद सेकेंड एप्लीकेशन देखते हैं। तो आपके सामने अभी सेकेंड एप्लीकेशन है जिसका है नाम वेल और वॉल ऑफ डेथ। ये वेल या वॉल ऑफ डेथ आपने देखा होगा मेले वेले में, गांव में, पिक्चर में भी देखा होगा, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं कि एक सिलिंड्रिकल पूरा जगह होता है, कुआं जैसा, इसलिए कुआं बोलते हैं, मौत का कुआं, और उसमें अंदर ना बाइक लोग चलाते हैं, अंदर कार चलाते हैं, है कि नहीं। अब वो ये सर्कुलर पाथ पे ही चला रहे, तो हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि उनको कितनी स्पीड लेनी पड़ेगी जिससे वो आराम से गोल गोल चला सके। तो आपका सिलिंड्रिकल पूरा वेसल जैसा है, वेल जैसा है, और इसका रेडियस सपोज r है, और यहाँ पे आपका सपोज वो का जो भी है, बाइक है, कार है, इस जगह पे है सपोज, एक पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट पे, है कि नहीं। अब जैसे हमको पता है इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा, अब ये वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा। आप इमेजिन करो आपका ये जो पूरा वेल है और इसकी एज पे वो आदमी गाड़ी, उसकी गाड़ी है, अब वो वेट की वजह से गाड़ी स्लिप होने की कोशिश करेगी, तो उसको बैलेंस कौन करेगा स्लिप नहीं होने देने के लिए, वो ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स, वो भी स्टैटिक फ्रिक्शन, वापस यह भी स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन का कारण यही है कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है कि इसको स्लिप नहीं होने देता है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का काम है। अच्छा, सर्कुलर मोशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है, ये बॉडी जो सरफेस को प्रेस कर रही है, तो उसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा हॉरिजॉन्टली टुवर्ड द सेंटर। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है वो है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, प्लीज अंडरस्टैंड। यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है वो है आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये आपका सपोज रेडियस है इस सर्कुलर सिलिंड्रिकल वेसल का। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फोर्स क्या है, यहाँ पे पहला जो बैलेंसिंग फोर्स है वो है Fs इज इक्वल टू mg। आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है वो बॉडी के वेट को बैलेंस करेगा। दूसरा आपका सेंट्रीपिटल फोर्स n, जो mr ओमेगा स्क्वायर बोलो या mv स्क्वायर बाय r बोलो, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा, है कि नहीं। अब ये जो Fs है आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स हम जानते हैं कि ये इसका एक लिमिट है, वो μs इंटू n, उससे लेस देन इक्वल टू, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। Fs कैनॉट बी मोर देन दिस। मैंने आपको लास्ट फर्स्ट एप्लीकेशन बताया, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब है Fs की जगह मैं डालता mg लेस देन इक्वल टू μs इंटू n, है कि नहीं। तो mg लेस देन इक्वल टू μs, n जो है दोनों में इसमें ये ले लेता हूं mv स्क्वायर बाय r, mv स्क्वायर बाय r, आपका m और m कैंसिल हो गया, g लेस देन इक्वल टू μs इंटू v स्क्वायर बाय r, क्रॉस मल्टीप्लाई rg अपॉन μs लेस देन इक्वल टू v स्क्वायर। तो v इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ rg अपॉन μs। ये क्या बोलना चाहता है, ये बोलना चाहता है कि जो गाड़ी जो चला रहा है बाइक या कार, उसकी स्पीड इससे ज्यादा होनी चाहिए, मतलब कि कम से कम उसकी स्पीड, मिनिमम स्पीड उसकी इतनी होनी चाहिए rg अपॉन μs। इससे ज्यादा होगा तो चलेगा, बोला ना ज्यादा, मोर देन, मतलब मिनिमम इतनी होनी चाहिए। तो ये डेरिवेशन है मिनिमम स्पीड का। अब कितनी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए इस गाड़ी वाले की जिससे कि वो आसानी से गोल गोल चला सके। तो ये इसका डेरिवेशन। इसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो जैसे क्वेश्चन होता है, जैसे कोई पूछेगा कि वो जो बाइक चला रहा है क्या एकदम हॉरिजॉन्टल रहता है क्या, नहीं, वो थोड़ा वो भी टिल्ट करता है, जैसे बाइक वाला टिल्ट करता था ना, हम लोगों ने रोड पे देखा था, वैसे यहाँ भी आप देखिएगा यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे ऐसा एनिमेशन या फिर ऐसा एक्चुअल वाले, जहाँ पे आप देखिएगा बाइक वाला थोड़ा सा वॉल की तरफ टिल्ट करता है अपने आप को। वही टिल्ट करना जरूरी है, लेकिन इतनी कम से कम, इससे ज्यादा होनी चाहिए, इससे कम हो गई तो गिर जाएगा नीचे। सो दिस इज मिनिमम स्पीड जो इसके पास होनी चाहिए जिससे वो अपना सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सके।
तो मैंने आपको यहाँ पे दो एप्लीकेशन बताया है। पहला एप्लीकेशन जो बताया था वो था आपका सर्कुलर पाथ हॉरिजॉन्टल रोड पे। दूसरा एप्लीकेशन जो मैंने बताया वो बताया एक वॉल और वेल ऑफ डेथ, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं मौत का कुआं। तो उसमें वो जो गाड़ी चला रहा है बाइक वाला या कार वाला, उसकी कम से कम कितनी स्पीड होनी चाहिए वो मैंने आपको यहाँ बताया। तो ये दो एप्लीकेशन के बाद, जैसे आप जानते हैं कि हर लेक्चर में एक न्यूमेरिकल कम से कम करता हूं, तो आज भी हम लोग टेक्स्ट बुक का एक न्यूमेरिकल करेंगे, तब जाके हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है कि नहीं। तो मैं आपके सामने न्यूमेरिकल लेके आया हूं, आपका टेक्स्ट बुक का ये अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल है, टेक्स्ट बुक के लेसन के जो बाद होता है। तो जो भी टॉपिक सीखा उसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपके सामने पढ़ता हूं। ड्यूरिंग अ स्टंट, उसको हम लोग स्टंट ही बोलते हैं, जो वॉल ऑफ डेथ में लोग घूमते हैं ना मौत के कुएं, वो स्टंट ही कर रहे हैं। ड्यूरिंग अ स्टंट अ साइक्लिस्ट कंसीडर्ड टू बी अ पार्टिकल is undertaking horizontal circles inside a cylindrical well, और cylindrical well का रेडियस दिया हुआ है भाई, रेडियस दिया हुआ है 6.05 मीटर। If the necessary friction coefficient, this is coefficient of static friction जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं 0.5, what should be the minimum speed, अब वो लोग ने पूछा है मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए। मास ऑफ द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का मास जो है 50 किलो दिया हुआ है। तो बोला है अगर उसका स्पीड हम लोग बस 20% बढ़ा देते हैं, स्पीड अगर हम लोग 20% बढ़ा देते हैं, सो व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आई होप यू अंडरस्टूड, सिंपल है। अभी अभी हमने डिराइव किया ना, v मिनिमम का फॉर्मूला क्या है, रूट ऑफ rg अपॉन म्यू एस। तो वैल्यू डालते हैं, r का वैल्यू है 6.05 g। अब टेक्स्ट बुक वालों ने स्टार्टिंग में, क्वेश्चंस के स्टार्टिंग में बोला है कि g का वैल्यू 10 लेने को, तो हम लोग 10 ले लेते हैं अपॉन म्यू एस का वैल्यू है 0.5। इसको सॉल्व करेंगे तो आप 60.5 अपॉन 0.5, दोनों का पॉइंट हटाइए, 605 अपॉन 5, ये हो जाएगा रूट ऑफ 121, और 121 का रूट 11 होता है, तो 11 मीटर पर सेकेंड। मतलब उस साइक्लिस्ट का उस मौत के कुएं में कम से कम स्पीड होना चाहिए 11 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका हो गया पहला आंसर, सिंपल। दूसरा पूछ रहे हैं कि अगर उसने अपनी स्पीड 20% बढ़ाई, भाई बढ़ा सकता है क्योंकि तो मिनिमम स्पीड है, बढ़ाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मगर क्वेश्चन ये पूछा है कि उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा। अगर आप देखेंगे ध्यान से, मैंने जो आपको डायग्राम में समझाया था, मौत के कुएं के डायग्राम में, आपका ये जो mg है और ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स का बैलेंसिंग किसको कर रहा है, वो mg को कर रहा है। इट इज बैलेंसिंग mg। इसमें इसका वेलोसिटी से कुछ लेना देना नहीं, आप बढ़ाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ घटा नहीं सकते, बढ़ाएंगे तो वही रहेगा। मतलब आपका मास है आर्टिस्ट का 50 किलो और जी टेक्स्ट बुक में बोला है 10 लेने को, सो दैट बिकम्स इक्वल टू 500 न्यूटन। स्पीड बढ़ाने से फ्रिक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फ्रिक्शन तो mg को बैलेंस कर रहा है, वो चाहेगा कि वो स्लाइड ना, बस स्पीड आप बढ़ाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस बिकम्स, ये आपका सेकंड आंसर। आई होप आपको अंडर समझ में आएगा, बड़ा इजी है। और जैसे कि मैंने आपको कहा है, कंसेप्ट समझ में आता है तो न्यूमेरिकल बहुत इजी रहता है, और कंसेप्ट के बाद न्यूमेरिकल करना ही चाहिए। तो एक क्वेश्चन ये है कि सर इसके आपने एक और एप्लीकेशन सिखाया था, व्हीकल अलोंग अ सर्कुलर रूट, उस पर न्यूमेरिकल, भाई उसका न्यूमेरिकल टेक्स्ट में है ही नहीं उस पर, तो इसलिए हम लोगों ने उस पर न्यूमेरिकल नहीं किया है। वॉल ऑफ डेथ पे आपका न्यूमेरिकल था, तो मैंने आपका कर दिया। तो यहाँ पे आज हमारा थर्ड लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो आज हम ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, रोक देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे के एप्लीकेशन देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।